हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एससीपी यानी हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे शिक्षा, महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला। और इसके अंतर्गत हम देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल से लेके आधुनिक काल तक जो है शिक्षा के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सब तब होगा जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है और आप ही एक माध्यम है जो शेयर कर सकती हो। जितना हो सके ग्रुप पे लगाइए, जितना हो सके अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे का भी फायदा हो। अगर आप मेरे लिए अच्छे करते हो तो आपके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर समय समय पर वीडियो बनाता रहेगा और आपको लाभान्वित करता रहेगा। आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी पर प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात हमेशा रहेगा कि समय समय पर आपको हर एक वीडियो प्राप्त अवश्य हो जाएगा। और यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके एमए तक के वीडियो सारे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारे जो है अध्ययन के अंतर्गत क्या यहाँ पर टॉपिक आया है। देखा जाए हमारे समक्ष आया है पंजाब के महान प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला। तक्षशिला का अपना एक विशेष स्थान है और ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब के महान प्राचीन शिक्षा के केंद्र तक्षशिला। तक्षशिला शहर प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक पुरातात्विक महत्व का स्थान है। यानी देखा जाए तो तक्षशिला शहर प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक पुरातात्विक महत्व का स्थान है। यानी ये अब जो है इंडिया में नहीं है, ये पंजाब के प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, रामापिंडी जिले में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। और तक्षशिला इलाहाबाद एवं रामापिंडी में पश्चिमोत्तर दिशा में 32 किलोमीटर दूर ग्रेट ट्रैक रोड पर जो है समुद्र के सतह से 549 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान में यह रामापिंडी जिले के तक्षशिला तहसील का मुख्यालय भी है और प्राचीन तक्षशिला, जिसका साहित्यिक नाम कटे पत्थर का शहर यानी रॉक ऑफ तर्शा यानी कटे पत्थर का शहर जो है तक्षशिला को ही कहते हैं, जो झेलम एवं सिंध नदी के बीच में स्थित है। झेलम एवं सिंधु नदी के बीच में जो है ये स्थित है और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ये स्थित है। और यह शहर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत के केंद्रीय स्थान पर जो है इसका विशेष स्थान है। तो ये तो है पंजाब क्षेत्र के प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि तक्षशिला का प्राचीन कालीन संदर्भ किस प्रकार का था। तक्षशिला का जो प्राचीन कालीन संदर्भ था वो कैसा था। प्राचीन संदर्भ के अनुसार तक्षशिला के नाम राजा तक्ष से पड़ा है, जो कि राजा भरत के पुत्र थे। समझ रहे हो आप कि प्राचीन संदर्भ के अनुसार देखे जाए तो तक्षशिला शब्द जो है राजा तक्ष से पड़ा है, जो भरत का पुत्र था। कहते हैं राजा भरत भगवान राम के छोटे भाई थे। राजा भरत जो थे भगवान राम के छोटे भाई थे। और एक मान्यता यह भी है कि तक्ष खौदा नामक राज्य के राजा थे और उन्होंने ही तक्षशिला शहर के परंपरागत ढंग से बसाया था। तो देखा जाए तक्ष राजा जो था, उन्होंने जो है तक्षशिला शहर को बसाया और इसी कारण से इसका नाम तक्षशिला पड़ गया। यह भी माना जाता है कि सबसे पहले तक्षशिला में वैशंपायन द्वारा, जो कि व्यास ऋषि के शिष्य थे, यानी वैशंपायन जो व्यास ऋषि के शिष्य थे, ऋषि व्यास के आदेश से नाग के बलिदान के समय
यानी महाभारत का पाठ किया करता था यहाँ पर। यानी महाभारत का पाठ तक्षशिला में ही होता था, क्योंकि ये बात जो थी ऋषि व्यास के आदेश से किया गया था, क्योंकि नाग के बलिदान के समय ऐसा हुआ था। तक्षशिला का वर्णन वेदों के जातक कथाओं में भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। इसलिए देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए भी ये स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो श्रीलंका में 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी जो जातक, उनमें जो है तक्षशिला के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई है। जातक साहित्य के अनुसार यह नगर गांधार प्रदेश की राजधानी उस समय हुआ करता था। यानी बौद्ध समय काल में ये गांधार प्रदेश की राजधानी थी एवं शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में तक्षशिला का जो है मान्यता प्राप्त था। चीनी यात्री फरियान सन जो है 405 ईस्वी में तक्षशिला पर ही आया था। यानी उसी जगह पर वो आया था जो चीनी यात्री फरियान था 405 में, और उसने अपनी पुस्तक में इस राज्य को जो है चू हा सी लो का वर्णन किया है। यानी उसके जो वृत्तांत है उसमें उसने जो है चू हा सी लो का वर्णन किया। और इसी तरह एक दूसरा चीनी बौद्ध भिक्षु जो सन 630 ईस्वी में और 643 ईसा के 2 बार भारत आया था, उसने इस नगर को ताचासीलो कहा। देखा जाए तो जो भारत पे आए उन्होंने इसका नाम जो है अलग अलग रूपों में देखा। प्लेटमी की ज्योग्राफी में इसे तक्षशियाल कहा जा गया है। यानी प्लेटमी की ज्योग्राफी में इसे तक्षशियाला कहा गया है। आगे देखें तो तक्षशिला का राजनीतिक इतिहास। तक्षशिला का जो है राजनीतिक इतिहास एक अलग ही रूप में इसको दर्शाता है। सिकंदर के विजय अभियान के समय जब सिकंदर था यानी अलेक्जेंडर जब विजय अभियान शुरू किया था तो उस समय प्राचीन भारत में तक्षशिला पश्चिमी पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर था और सिकंदर इसको जीतना चाहता था क्योंकि ये महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। भारत पर ईसा पूर्व सन 336 में सिकंदर द्वारा किए गए आक्रमण के समय अम्भी जो कि तक्षशिला का ही शासक था, अम्भी वही है जो कि सिकंदर को निमंत्रण भेजा था। आपको पता होना चाहिए कि अम्भी जो है अलेक्जेंडर को भारत में निमंत्रण भेजा था कि आप आइए और पोरस को हराइए। उस समय अम्भी जो तक्षशिला का शासक था ने सिकंदर का स्वागत किया था बहुत ही खुले मन से तथा उसने अपने दुश्मन पोरस को हराने के लिए उसे सिकंदर की मदद भी की थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अम्भी जो था तक्षशिला का शासक था। बेशकली यहाँ पर सिकंदर ने तक्षशिला पर राज्य नहीं किया लेकिन फिर भी जो है अम्भी को मदद जरूर किया। लेकिन जब कहते हैं जब युद्ध हो रहा था और पोरस हार गया उस समय सिकंदर ने एक सवाल पूछा कि अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। तो पोरस ने बहुत ही साहसी पूर्वक जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ करता है, वैसा तुम मेरे साथ सलूक कर सकते हो। तो इससे जो है सिकंदर काफ़ी खुश हुआ और उसने सारे राज्य जो है उसको सौंप दिया और इस वजह से अम्भी जो है काफ़ी तिलमिला सा गया था जो कि तक्षशिला का उस समय शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का स्थापक था अपने शासनकाल में तक्षशिला को पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी भी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थापक था मौर्य साम्राज्य का, वो पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी जो है तक्षशिला को ही बनाया। और अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था के समय में तक्षशिला बौद्ध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोता था अशोक, तो अशोक के समय भी देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए जो था तक्षशिला एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी के बाद तक्षशिला को हिंदू ग्रीक राजा बैक्ट्रियन ने अपने राज्य में मिला जरूर लिया था। यानी मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी के बाद यानी अशोक के बाद जो है इसको देखा जाए तो ग्रीक राज्य बैक्ट्रियन ने अपने राज्य में से सम्मिलित कर लिया था और इसके पश्चात इंडो सिस्टियन शाका राजा मेल्स ने उसे समय के तक्षशिला के ग्रीक शासक से तक्षशिला को छीन भी लिया था। और इसके बाद सियान राजा शाहपुर II ने तक्षशिला को फिर जीता और इस बात की पुष्टि वहां प्राप्त अनगिनत तांबे के सिक्के से होते कि तांबे का सिक्का इसी समय काल में चलाई गई थी
और इस राजा ने चलाया था। और ये जो है सिक्के तक्षशिला के क्षेत्रों में हमें काफ़ी देखने को मिलता है। कालांतर में हुन राजा हेप्थलियस के गंधार एवं पंजाब को जीत लिया एवं बौद्ध पुरातात्विक प्रतीकों तथा स्तूपों को नष्ट भी कर दिया, जिन्हें अब तक नहीं खोजा जा सका है। कहते हैं जब जब राजा ने इस पे जो है प्रहार किया है तक्षशिला पर, तब तब जो है इसका जो है विखंडन हुआ है। ऐसे बहुत से राज जो है तक्षशिला अपने अंदर समेटी हुई है, जिसके बारे में आज तक जो है खोज नहीं किया जा सका है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्राकृतिक, तो चलिए देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा की प्राकृतिक किस प्रकार की थी। यदि हम यहाँ बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा की प्राकृतिक, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तक्षशिला विश्व के प्रारंभिक विश्वविद्यालय में से एक है। तक्षशिला जो है विश्व के प्रारंभिक विश्वविद्यालय में से एक विद्यालय है, जिसका अपना प्राचीन महत्व है। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यही थी कि कोई बाहरी व्यक्ति जैसे राजा या अन्य उच्च अधिकारी इसकी शिक्षा व्यवस्था पर अपना नियंत्रण नहीं रखते थे। यानी देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्वतंत्र था और इस पर किसी भी राजा और किसी भी व्यक्ति का कोई नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं शिक्षा केंद्र इसी प्रकार का होना ही भी चाहिए, जिसमें किसी का जो है कोई नियंत्रण न हो। वहाँ का प्रत्येक आचार्य अपने अध्यापन कार्य में पूर्ण स्वतंत्र थे और किसी के रोक टोक नहीं होता था, और जितने भी आचार्य थे वो अपना कर्तव्य भली भांति समझते थे, और ये भी महत्वपूर्ण बात है। 15 से 20 छात्रों को जैसे ही वह आचार्य चाहें अपने खुद के अध्ययन तरीके से पढ़ा सकते थे, उनको ज्ञान का जो है सही रास्ता दिखा सकते थे। वहाँ किसी की तरह के केंद्रीकृत विषय सूची यानी सिलेबस का मान्यता जरूरी नहीं थी, यानी जितना चाहे आचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान दे सकते थे, कोई सिलेबस कोई लिमिटेशन नहीं था। यहाँ पर आचार्य अपने विषय की विशेषज्ञ होते थे, यानी स्पेशलिस्ट होते थे अपने सब्जेक्ट के, अपने विषय के। जब आचार्य छात्र द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान से संतुष्ट हो जाते थे, तब छात्र की पढ़ाई समाप्त हो जाती थी। यानी आचार्य को जो है संतुष्टि होना जरूरी होता था कि मैंने जो है अपने छात्र को जो है सारी ज्ञान सारी विद्या जो दे दी है। जब आचार्य इस बात से संतुष्ट हो जाते तो छात्र का जो है पढ़ाई उसी समय समाप्त हो जाती। आचार्य छात्र को अपने निजी आश्रम या निवास में पढ़ाया करते थे, जहाँ पर आचार्य स्वयं रहते थे, वहीं पर छात्रों को बुला के वहाँ पर अपने निजी आश्रम में जो है उनको ज्ञान प्रदान किया करते थे। देखा जाए तो यदि कोई विद्यार्थी सामाजिक वैधिक स्तर पर बेहतर करने में असफल रहता तो उसे सलाह दी जाती थी कि वह अध्ययन छोड़ दे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं ऐसे बहुत से विद्यार्थी थे जिनके पास क्षमता अध्ययन करने का नहीं होता था, जो आचार्य जो है साफ तौर पे इसको कह देते थे कि आप अध्ययन छोड़ दें। जैसे आपने जो है वरदराज की कहानी भी सुनी होगी, जब गुरु को लगा कि ये विद्यार्थी पढ़ने लायक नहीं है तो उन्होंने जो है उसको जो है अपने घर माता पिता कार्य करने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसे वो रास्ते में गया और वहाँ पर उसने देखा, जब सत्तू खाने के लिए बैठा और पानी निकालने कुएं में देखा, तब उसको समझ में आई कि करत करत अभ्यास है जरमति हो सुजान, रसी आवत जात तो शिल्पे परत निशान। और तब से उसने जो है वरदराज ने अपनी ज्ञान की जो है कसौटी को ऊपर बढ़ाया और अपने आचार्य को ये बता दिया कि कहते हैं ना, बार बार कोशिश करने से भी कामयाबी अवश्य मिलती है। और ये बात आपको भी समझना चाहिए कि जितना हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोशिश ही आगे कामयाबी का जो है रास्ता साफ करती है। कहते हैं हताश होने से जीवन का जो है नैया आगे नहीं बढ़ सकती है। तक्षशिला के अध्यापन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि यहाँ पर शिक्षा प्रदान करना एक पवित्र कार्य माना जाता था। कहते शिक्षा जो है एक पवित्र कार्य है, लेकिन आधुनिक युग में शिक्षा जो है एकमात्र जो है बिजनेस बन गया है। तो ये बहुत अंतर जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था किसी तरह से पैसे प्राप्त करने से बदले नहीं थी, इसका शिक्षा देना जो था पैसे के बदले में नहीं था। लेकिन आज शिक्षा भी पैसे भी दी जाती है, लेकिन शिक्षा जो है सही रूप से देना आज सही नहीं होता है। तो ये कहते हैं समय की फेर है, समय का एक खेल है और इस खेल से कोई बच नहीं सकता। और इस विद्यालय के जो है आर्थिक मदद पर्याप्त रूप से धनी माता पिता ही करते थे, यानी जो बड़े घराने के होते थे वो जो है तक्षशिला के शिक्षाओं को जो है व्यवस्थित करते थे। धनी व्यापारी तथा समाज के अन्य उच्च जो है तबकों से आ जाती थी। गरीब छात्रों का निवास एवं शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क था।
बस उसे गुरु के आश्रम में कुछ कार्य करने पड़ते थे जो दैनिक होती थी। कहते हैं जीवन यापन के लिए कुछ कार्य जो है गुरु के आश्रम में करना एक स्वाभाविक बन गया था और ये जो है हमेशा जो है छात्र किया ही करते थे। शुल्क देने वाले छात्र जैसे राजकुमार वह दिन में पढ़ा करते थे एवं निःशुल्क पढ़ने वाले छात्र रात में पढ़ते थे। कहते हैं ये भी उस समय काल में थी कि जो पैसे दिया करते थे वो दिन में उनको पढ़ाया जाता था और जो पैसे नहीं देते थे निःशुल्क यानी मुफ्त पढ़ते थे उनको रात्रि के समय आचार्य जो है ज्ञान प्रदान किया करते थे। छात्र पढ़ाई की समाप्ति पर गुरु को गुरु दक्षिणा भी दिया करते थे, किंतु यह शिक्षा गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका भर था। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि आप गुरु को कुछ ना कुछ दे ही हो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर सुनिश्चित नहीं था। सिर्फ जो है आभार प्रकट करने का एक सिर्फ तरीका था। और यह गुरु दक्षिणा कई बार पगड़ी, धोती या खड़ाऊ भी दे के कर सकते थे, यानी कई जो है प्रावधान उस समय सुनिश्चित किया गया था। छात्रों की पढ़ाई के लिए किसी तरह के परीक्षा पद्धति की जरूरत उसमें नहीं होती थी। जब आचार्य को लगता कि सारे ज्ञान बच्चों को मिल गया है तो वो स्वयं ही उसकी शिक्षा को समाप्त करने की घोषणा कर देते। शिक्षा पद्धति बेहतर कठिन हुआ करती थी। जब छात्र पहले सत्र में संतोषजनक स्थान प्राप्त नहीं कर लेता था तब तक उसे दूसरे सत्र पर नहीं भेजा जाता था। लेकिन आज देखिए 8वीं क्लास तक बच्चे को ऐसे ही भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनको एप्पल का तो पता ही नहीं होता, ज्ञान का क्या बात करें हम। लेकिन पहले समय से हमें कुछ शिक्षा लेना चाहिए कि जब तक हमें संतुष्टि न हो कि बच्चों को सब कुछ आ गया है, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल में एक ही बात बोली जाती है कि जब तक बच्चे को पहली क्लास में पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। लेकिन देखिए सरकारी के बच्चे जो है 5वीं 6वीं क्लास में चले जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ना लिखना ढंग से आता नहीं है। तो ये कैसी शिक्षा प्रणाली है? कहते हैं कुछ पुराने ज़माने से भी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज की तरह शिक्षा की समाप्ति के उपरांत ना कोई दीक्षांत समारोह होती थी, यानी जो है कम्युनिकेशंस होती थी, ना तो कोई लिखित प्रमाण पत्र डिग्री प्रदान किया जाता था। बच्चे स्वयं ही अपनी काबिलियत जो है विश्व के सामने प्रकट करती थी। ये माना जाता है कि गुरु के आश्रम पर प्राप्त ज्ञान की उस छात्र के लिए एक पुरस्कार होता था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आज की तरह जो है लिखित प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान उस समय नहीं की जाती थी। गुरु स्वयं ही उसको जो है सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देते थे। जैसे आपको पता है कि अर्जुन को जो है द्रोणाचार्य ने सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया था और उसको जो है पूरा विश्व उसको सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। तो इस तरह से जो है उस समय शिक्षा की पद्धति थी, शिक्षा का जो है माध्यम था। आगे हमारे समक्ष तक्षशिला एक महान प्राचीन शिक्षा केंद्र। चलिए देखते हैं तक्षशिला एक महान प्राचीन शिक्षा केंद्र किस रूप में है। देखा जाए तो तक्षशिला एक महान प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में, तो कहते हैं तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और ये बात सच्चाई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर था, यानी इस समय काफ़ी विकास हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्योंकि देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है अशोक ने इसको जो है और भी उत्कृष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस विद्यालय ने शिक्षा के प्रसार में न्यायिक भूमिका भी निभाई और उसने जो है विश्व भर में छात्रों की प्राचीन काल में अध्ययन भी के लिए आकर्षित भी किया। क्योंकि देखा जाए तो तक्षशिला में विश्व के कोने कोने से बच्चे जो है इसमें जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राचीन काल में अध्ययन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र था पूरे विश्व भर में। और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 5वीं सदी में इस नगर का सर्वनाश न हो गया। यानी देखा जाए तो 5वीं सदी में आते आते बहुत से राजा ने जो है तक्षशिला को समाप्त कर दिया और यानी इसकी सारी जो है बिल्डिंगों ख़त्म कर दी गई। वहाँ के जो शिक्षा केंद्र था सबको तहस नहस कर दिया। यानी 5वीं शताब्दी तक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। तक्षशिला ने अपने समय में भारत के सबसे उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी विशेषता बनाई रखी। यानी तक्षशिला जब अपने समय काल में था तब तक जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और विश्व में इसका स्थान सर्वप्रथम थी। तक्षशिला के शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविध विषय जैसे वेद, हिंदू धर्म ग्रंथ, अणुविद्या, शिकार, हाथी पकड़ना आदि शामिल थे, जो दिनचर्या में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। वहाँ पर कानून विभाग के अलावा शाही शिक्षा विभाग एवं सैन्य शिक्षा विभाग भी शामिल थे, जो महत्वपूर्ण था। भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों में अध्ययन हेतु यहाँ छात्र छात्राएँ आया करते थे।
यानी देखा जाए तो छात्र दूर दूर से आया करते थे। ये महत्वपूर्ण स्थान था शिक्षा के लिए। काशी हो, मगध हो, कौशल हो के राजकुमारों के साथ साथ ग्रीस, चीन आदि अन्य स्थानों से भी छात्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में निपुणता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि तक्षशिला में ऐसे बहुत से विद्वान आए जिन्होंने महात्मा बुद्ध के विचारों का अध्ययन किया। तो ये दूर दूर से आए, चाहे वो ग्रीस हो या चीन हो, हर क्षेत्रों से तक्षशिला अपना विशेषता बताते रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि की मुख्य वजह वहाँ के आचार्य के अपने अपने विषय में पारंगत होना था। ये महत्वपूर्ण बात है कि तक्षशिला की इसलिए इतना प्रसिद्धि थी क्योंकि जो भी आचार्य हुआ करते थे वो अपने अपने विषय में पारंगत यानी स्पेशलिस्ट होते थे और बच्चों को सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन करते थे, जिसके कारण ये विश्व में फैल गया। जैसे आज के समय में देखिए, समय बहुत ही विचित्र है। आज हर कोई अपने फील्ड से अलग ही जाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें महारत हासिल हो या ना हो। तो ये महत्वपूर्ण और विचित्र समय काल चल रही है। आगे हमारे समक्ष तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षक एवं छात्राएं, चलिए देखते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षक एवं छात्र कहते हैं, महत्वपूर्ण बात है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदू संस्कृति एवं संस्कृति भाषा का बहुत बड़ा केंद्र था और उसकी प्रसिद्धि इसलिए भी बहुत अधिक थी क्योंकि इसका जुड़ाव चाणक्य से था। आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के पिता माने जाते, यानी अर्थशास्त्र के रचयिता थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो इसी कारण कहीं हद तक तक्षशिला विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध था और जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते। कहते हैं कौटिल्य की नीति आज पूरा विश्व अनुसरण भी कर रहा है। वो एक महान राजनीतिकार एवं युद्ध विशारद थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की और धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बहुत साथ दिया। क्योंकि कहा जाता है, एक कथा है, दंत कथा है कि जब कौटिल्य यानी चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया था तो उसी समय उन्होंने कसम खा ली थी कि धनानंद को वो सर्वनाश कर देंगे, उसकी राज्य को छीन लेंगे। और इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक साधारण व्यक्ति था, उनको शिक्षा दे के, उनको हर एक विद्या सिखा के चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के खिलाफ रख के और धनानंद को हराया था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जिसके कारण कौटिल्य को जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य यानी कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की है जो कि आज के समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र आज के समय में कई रूपों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं का ही छात्र था और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक भी इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा। अब देखिए चरक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने आयुर्वेदाचार्य के रूप में जाना जाता है, यानी जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। और आज जो डॉक्टर आयुर्वेदिक पढ़ते हैं यानी BMS करते हैं वो चरक संहिता ही पढ़ते हैं। उसमें हर बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन है और उसमें हर एक इलाज लिखी गई है। तो ये भी थे तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि चरक जैसे विद्यार्थी हमें तक्षशिला के ही देन है, जो आज पूरा विश्व इसी को मॉडर्नाइज करके पूरे विश्व को दवाई और जीवन दे रहा है। बाद में ही का आचार्य ये बन गए और प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणाचार्य पणि का भी इसी विश्वविद्यालय से संबंध है। अब देखिए व्याकरण शास्त्री पणिनि का भी यहीं का संबंध है। इस विद्यालय ने बौद्ध परंपरा के अध्ययन में भी काफ़ी नाम हासिल किया है और ऐसा भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में महायान शाखा का उदय भी यहीं पर हुआ था। प्रख्यात बौद्ध जीवक भी मगध साम्राज्य बिंबिसार का दरबारी बौद्ध वैद्य था और राजा प्रसेनजीत का भी संबंध इस विद्यालय से है। तो देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की खूबसूरती इस बात से भी है कि यहाँ पर जितनी हिंदुस्तानी आचार्य को महत्व दिया था उतना ही विदेशी विद्वानों ने भी यहाँ पर शिक्षा उसी प्रकार ग्रहण किया। यानी तक्षशिला ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको सामान्य ज्ञान दिया। और तक्षशिला के देन हमारा अर्थशास्त्र है, व्याकरणाचार्य हैं, चाणक्य हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें तक्षशिला ने दिए हैं और तक्षशिला की यहाँ पर उपकार को यहाँ भूलना संभव नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें,
लाइक ज़रूर करें और अपने मोबाइल में सेव ज़रूर करें।